ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है। एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा। और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है। और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा। और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है। ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने कि इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में जो समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे। लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं, उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहाँ से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। भारत का दोस्त है ईरान, भारत का दोस्त है इजराइल, दोनों हमारे दोस्त हैं। और दोस्त का मतलब काम आते हैं दोनों। हमारे ऑयल सप्लाई के लिए है और ट्रेड है, और हमारे सांस्कृतिक कनेक्शन है ईरान के साथ में।
और इजराइल हमारा क्लोज फ्रेंड है, जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्ट इजराइल के साथ में है। इजराइल, हमारे लोग इजराइल में बसे हुए हैं, ये भी बात है। तो ये सब दोनों पहलू को रख के भारत को भी एक बहुत ही सोच विचार करके अब काम करना पड़ेगा। भारत की जो प्रेजेंट नीति है उसके ऊपर वो अमल करेंगे, और मेरे ख्याल से पर्सनैलिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को थोड़ा उठाएंगे दोनों खेमों पे कि भाई अब किस तरीके से लड़ाई का आप साव अंत करिए और उसको नीचे लाइए। तो अभी अब देखना होगा। अमेरिका के पास वेपन्स हैं, MOAB, मैक्सिमम ऑर्डिनेंस, एयरबस्ट, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स हैं जो वो B-2 बॉम्बर से लॉन्च करता है। उसे न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च कर सकता है, वो दूसरी बात है, पर हैवी वेपन बॉम्ब्स हैं। ये 200 फीट गहराई के अंदर जाकर पहाड़ों में से निकाल के, जो अगर कोई जगह छुपी हुई हो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही विध्वंसक बम है, जैसे कि आपने अफगानिस्तान में देखा था डेजी कटर 2, ये उस कैटेगरी के बॉम्ब हैं और वैसे ही बॉम्ब हैं। तो अभी बमबारी भी बहुत है, अब हानि भी बहुत होगी ह्यूमैनिटी की, एनवायरनमेंट की। इस सब का निवेश, इस सब का जो रिजल्ट होगा बहुत हानिकारक होगा। अच्छा हो कि कोई इनका बीच बचाव कर पाए और ईरान इजराइल को साझेदारी की टेबल पे बैठाया जाए और नेगोशिएशन शुरू की जाए। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक the Europeans, the United Nations, and maybe even Donald Trump himself are going to try to offer Iran an off-ramp to stand down. Donald Trump has made clear that it's not the U.S. desire to decapitate Iran's leadership. While the Israelis may want to get rid of Supreme Leader Ali Khamenei and have regime change, the United States wants to keep Ayatollah Khamenei alive, if for no other reason than if there is a formal surrender, they want someone to sign the surrender and turn over power to a provisional authority so that no vacuum comes to exist. So when it comes to an offer, I don't think it will be a full-fledged war. I suspect the Europeans, the United Nations, and maybe even Donald Trump himself are going to try to offer Iran an off-ramp to stand down. And again, Donald Trump has made clear that it's not the U.S. desire to decapitate Iran's leadership. While the Israelis may want to get rid of Supreme Leader Ali Khamenei and have regime change, the United States policy is not to do that. In fact, the United States wants to keep Ayatollah Khamenei alive, if for no other reason than if there is a formal surrender, they want someone to sign the surrender and turn over power to a provisional authority so that no vacuum comes to exist. So when it comes to an off-ramp, yes, there will be an off-ramp. Again, let's also remember in 1988,
Ayatollah Khomeini decided to have a ceasefire in the Iran-Iraq war, something he swore he was never going to accept. He got on the radio and he said, "It's like drinking from a chalice of poison, but I have no choice but to drink from this cup if I want the Islamic Republic to survive." The question for Khamenei right now is, which is more important, his ego or the survival of his regime? Certainly, however, the US policy is going to be he needs to drink from that chalice of poison. Right. Now, how might this impact the oil markets and the global economy, and especially the Strait of Hormuz? If Iran closes that, does that have an impact on India? Well, 44% of the fuel that goes through the Strait of Hormuz ends up in Asia, most of that in China, but also to some degree in India. And so there might be a short disruption. However, there is an ability to have alternate supply. The United States is a major supplier right now. Saudi Arabia can ship fuel across the Arabian Peninsula to Yanbu. The United Arab Emirates have a pipeline that bypasses the Strait of Hormuz and goes into the Gulf of Oman. Also, remember that Iran needs to import gasoline. And so while the Iranians rhetorically might talk about closing the Strait of Hormuz, militarily they're not able to do that for more than about a day. Beyond that, they would be committing suicide. Their own economy, their own military would wither away should they try to close the Strait of Hormuz. Back in April and October 2024, when you had the Iranian missile strikes on Israel and the Israeli retaliation, the Iranians briefly started exporting some of their oil through Jask, which of course is also, like Chabahar, outside the Strait of Hormuz. However, the latest statistics I've seen is that they didn't replenish their storage capacity after they exported that oil. And when they were doing that, they were not exporting more than 100,000 barrels per day through Jask. So the Iranians are going to be the ones who suffer the most. There might be a spike in oil prices, but I don't suspect it's going to last for more than 3 or 4 days, given that so many other countries have spare capacity. Right. Now, how will this really impact Iran's relationship with Russia and China? What do you see? Well, China's concern, of course, is that they're reliant on Iran and the Persian Gulf for so much of their oil and their liquefied natural gas. When it comes to Russia, Russia is going to be able to rhetorically support Iran, but they've got their hands full with Ukraine. I mean, in a sense, just like Iran cut Hezbollah loose, Russia cut Bashar al-Assad loose. And Russia may have no choice but to do something similar with the Islamic Republic of Iran. It would not surprise me if we see an end of the Islamic Republic. It would surprise me if we see a democracy form in its place. I suspect what we might end up seeing is a military coup on the part of certain factions within the Islamic Revolutionary Guard Corps that might try to strike a deal. Iranian sovereignty for Iranian non-aggression. Right. Just moving on from this topic about Pakistan formally recommending U.S. President Donald Trump for the Nobel Peace Prize. What happens here with all this happening? You know, the United States, it's likely that some of the U.S. operation was discussed with Asim Munir. Maybe not in detail, but maybe something to the effect of passing some messages to Iran or talking about the possibility of overflights. Perhaps it was put in the context of reconnaissance rather than military attacks. And also, one of the things we also likely discussed with Pakistan was, should there be any damage to U.S. aircraft?
ability of the US aircraft to land inside Pakistan. Honestly, in 2003, when we started the Iraq War, we made a similar deal, ironically with Iran itself, that American planes could land on Iranian airfields and that the planes and the pilots wouldn't be molested. That said, there is a pattern in American-Pakistani relations where we will offer Pakistan incentives when we need them. And as soon as we stop needing them, then we stop being so generous. It wouldn't surprise me to see that pattern repeat here. And frankly, Pakistan knows when they deal with the United States, we are fair weather friends. Historically, when after the partition of India, wanted to ally with India, Nehru didn't want to ally with the United States. He wanted to go non-aligned. And so Pakistan was our second choice. It was almost like asking the pretty girl to the prom, getting rejected, and then going with the ugly girl instead. Well, Pakistan is used to us playing these games, and they should continue to be used to it, because India, frankly, is a much more important country. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक his assessment of the success of those strikes maybe a bit premature. I'm not sure that the regime is prepared to do that. In fact, if you look at the statements coming out of the regime right now, they are threatening to strike America in response. They are threatening American servicemen. We are not hearing the kind of rhetoric from a regime that has just sustained it will not take another step, because the president has said that he will send more assets to the region and, I think as he put it, destroy all of them in sort of one fell swoop. John, thank you so much for talking to ANI. A strong statement from the U.S. Commander-in-Chief giving a warning shot to Iran. Your assessment of President Trump's statement from the White House earlier today? Yeah, I watched it. It was a very short speech, surprisingly short, given the way that I think the president can be prone to going on for a bit. I think his assessment of the success of those strikes maybe a bit premature. I think there's going to be a press conference tomorrow morning out of Washington at 8 a.m. Local time, where I believe the Secretary of Defense, as well as some of his top generals, will very likely give a much more in-depth assessment of exactly what was destroyed at each of those 3 nuclear sites. But what I think was probably the most remarkable about the speech
was that Donald Trump is calling for Iran's full and complete capitulation, a complete surrender. And right now, I'm not sure that the regime is prepared to do that. In fact, if you look at the statements coming out of the regime right now, they are threatening to strike America in response. They are threatening American servicemen. We are not hearing the kind of rhetoric from a regime that has just sustained a massive blow to its military and its nuclear structures. There is no coming back from this for the regime. They have lost they've lost their entire Air Force. They have lost their air defenses. They have lost their nuclear facilities. There is just really not much to operate with right now other than asymmetric attacks and whatever is left of their missile arsenal. I guess we'll wait and see whether the Israelis sustain strikes, whether the United States sustains strikes, but this is a regime that appears defiant despite the president's assessment that they are effectively a spent force. Right. So, John, what do you think is part two of this development? Would securing the homeland be one of Donald Trump's priority? Or would you see Iran likely respond to direct U.S. strikes on its nuclear facility? Or could this be just this attack is one and done? Well, I think that if the regime is smart, it will not take another step because the president has said that he will send more assets to the region. And I think, as he put it, destroy all of them in sort of one fell swoop. And that is certainly possible for the U.S. military to do. The capabilities are there. I think that right now I'm looking at a couple things. One is large salvos of missiles, in fact, perhaps missiles with heavier payloads instead of the 1,000 kilogram payloads that maybe we'd be looking at 2,000. So more damage. And these would be fired at Israel. The Israeli Home Front Command is on high alert right now in the aftermath of these strikes, and I suspect that they will be on high alert for quite some time. I am concerned about asymmetric attacks here in the United States, sleeper cells in particular. My understanding is that a couple of days ago, when Donald Trump said that he was weighing his options and that within 2 weeks he would make a decision about striking Iran, my understanding is that part of that was about trying to assess the security needs of the United States here in the homeland, as well as the needs of our bases and our embassies and our consulates abroad, because this is the world's #1 state sponsor of terrorism. They have the means, they have the will, they've got the capabilities. If they choose to attack the United States, they certainly can do so. And so that's what I'm watching right now. Now, President Trump in his speech praised the military of Israel, the military of the United States. He talked about how the two countries work together like never before. Do you in any way reckon that today's attack has a real chance to change the status quo of the region and Israel, like what Trump supporters are talking about? Look, I think two things to note here. Number one is I've had the sense from very early on that these two men have been coordinating closely. The Israelis, when they launched their attack last... आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube
YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक डबल इंजन की सरकार का लाभ देखिए कि आज हमने एलजी के ऑर्डर के साथ में पुलिस के ऊपर से ये जिम्मेवारी हटा ली है और केवल जिस संस्था का वो काम है अब वही लाइसेंस देने के लिए, वही नो ऑब्जेक्शन देने के लिए लागू किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नागरिकों को जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, अलग अलग खिड़की ना जाना पड़े, इसलिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को अब इन 7 हेड से हटा लिया गया है। पुलिस केवल अब अपना सुरक्षा देने का काम, दिल्ली को प्रशासनिक व्यवस्था चलाने का काम करेगी और सरकार अपना जो लाइसेंस देना है, नो ऑब्जेक्शन देना है, रेगुलेशन करना है, वो सारे काम करेगी। दिल्ली के व्यापारियों के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आदरणीय हमारे अमित शाह जी के द्वारा, और वो भी मात्र 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में दिल्ली में सुगमता लाने का काम, दिल्ली में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे निवेदन मात्र से कि दिल्ली की जनता को परेशानी है, पुलिस विभाग से ये क्लियरेंसेस हटा लेनी चाहिए। इतना कहने से ही माननीय एलजी महोदय का ऑर्डर निकलता है। माननीय अमित शाह जी के दिशा निर्देश पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और दिल्ली की जनता को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाता है। ये है आपकी एक वोट की ताकत। इससे पहले हमने मकान बनाने पे जब भी पुलिस जाया करती थी, अपने ऑर्डर के साथ उस पुलिस के जाने पे भी रोक लगाई कि पुलिस अब किसी भी मकान बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। रिफॉर्म का, पॉलिसी रिफॉर्म का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता जब सरकारें मिलकर काम करती हैं और उसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है। ये है आपकी एक वोट की ताकत। आप आने वाला समय और भी सुगम दिन दिखाएगा, और भी सुखद पल लेकर के आएगा, मैं ये विश्वास आपको दिलाती हूँ। दिल्ली की जनता ने बड़े कष्ट के दिन झेले हैं। पिछले 11 साल जिस तरीके से दिल्ली को आपदा ने घेरे रखा, जिसने ना तो खुद काम किया, ना किसी को करने दिया, जो केवल लांछन लगाते थे, ये हमें काम नहीं करने दे रहा, ये हमें काम नहीं करने दे रहा। जब मैंने फाइलें खोल के देखी तो मैंने पाया कि उन्होंने तो एक काम भी आगे बढ़ाया नहीं। उन्होंने दिल्ली की मेट्रो की जितनी फाइलें थी वो सब दबा के रखी। जो भी फ्लाईओवर बनते थे, जितने भी एक्सप्रेस वे बनते थे, उन कामों में टांग अड़ाना, उनमें हडल पैदा करना, यही पिछली सरकारों का काम था। एक भी योजना को उन्होंने दिल्ली में लाने नहीं दिया। 11 साल का वनवास खत्म हुआ, बल्कि 27 साल का वनवास खत्म हुआ, और अब दिल्ली के बेहतर से बेहतरीन समय आया है जिसमें दिल्ली की जनता को और सुकून और सुख हम दे पाएंगे। ये आज की इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूँ। ढेर सारी बधाई बांसुरी जी को, ढेर सारी बधाई अनिल शर्मा जी को, धर्मवीर जी को, रविंदर जी को, आपकी पूरी टीम, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी को मेरी ओर से, और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आर के पुरम विधानसभा का एक भी काम रुकेगा नहीं, और वो दौड़ेगा और सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको ढेर सारी बधाई। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान।
हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक इन्वेस्टिगेशन में आए हुए एविडेंसेस के आधार पर एक आरोपी सेलोन जेम्स को गिरफ्तार किया गया, जो प्रॉपर्टी डीलर है। बच्चे आगे मत जाओ यार। गिरफ्तार किए जाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर फिर उसको लेकर वो शिलोंग रवाना होगी। इसके द्वारा शिलोंग पुलिस लगातार यहाँ पर पिछले 4 दिनों से रुकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लगातार उनका चल रहा है और यहाँ पर एक टीम भी उनके साथ लगाई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच की। वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में उनको असिस्ट कर रही है और SIT के द्वारा लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए एविडेंसेस के आधार पर एक आरोपी सेलोन जेम्स को गिरफ्तार किया गया, जो प्रॉपर्टी डीलर है, और उसको अब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाकर उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर फिर उसको लेकर वो शिलोंग रवाना होगी। शिलोंग जेम्स का क्या भूमिका रही है, उसको बैग मिला? इसमें अभी किसी तरह का कुछ भी ऐसा शेयर जो जानकारी है SIT के द्वारा शेयर नहीं की गई। इनके द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दी गई। क्राइम ब्रांच भी साथ में थी, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ एविडेंसेज इन्वेस्टिगेशन में ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर सेलोन जेम्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जेम्स ने विशाल को किराए पर फ्लैट दिया था, वही है? इस संबंध में हाँ, ये संभवतः वही ये प्रॉपर्टी डीलर है।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि लगातार रोजाना मैं नए पॉलिसी डिसीजंस करवा रही हूँ। दिल्ली सरकार के लेवल का होता है तो दिल्ली सरकार वो डिसीजन लेती है, MCD के लेवल का होता है तो हम उन्हें परस्यू करते हैं कि आप ये डिसीजन लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि लेना होता है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के हित में इस डिसीजन को लीजिए। पर सच मानिए कि 3 इंजन की ये जो सरकार है लगातार स्पीड में और मिशन मोड पे काम कर रही है, जिससे कि दिल्ली एक अलग फेज में आ जाएगी। दिल्ली के लिए एक नए माइलस्टोन्स जो है लगातार चल रहे हैं। आज शाम को भी मैं एक बड़ी घोषणा करने वाली हूँ, अभी नहीं करूंगी, 1 घंटे बाद करूंगी, और वो बड़ा विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। और मुझे पता है कल के अखबार जब आप पढ़ोगे तो दिल्ली की जनता बेहद खुश होने वाली है। और ये जितनी चीजें आपने कही जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स है या बाकी चीजें हैं, यहाँ तक कि आपकी DMC भी है। आपको ध्यान में ही है कि DMC हमने भंग की है और नई DMC के प्रपोजल को अब हम फ्लोट कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीना में आपकी नई DMC बन जाए और एक अच्छे तरीके से काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए वो काम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हो। कम से कम ऐसे काम चले कि जो दिल्ली के डॉक्टर्स के हित में काम करे। तो ऐसी DMC भी आप लोगों को मिलेगी। लगातार दिल्ली के हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन, लगातार दिल्ली में मेडिकल फर्टिलिटी की भर्ती, अभी हमने पहली बार मतलब पिछले 12 साल से परमानेंट जॉब हमारे मेडिकल लाइन में एक भी नहीं हुआ था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा था। हम लोगों ने 1600 नर्सिस परमानेंट अपॉइंट किया है, जिसका कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं 6 जुलाई को उन नर्सिस को बुला करके देने वाले हैं। 12 साल बाद परमानेंट नौकरी लग रही है। और मैं कई बार जब मैंने पूरा का पूरा ये स्टडी किया कि दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा है, जिस चीज का पिछली सरकारें ढोल पीटती थी कि हमारी तो शिक्षा मॉड्यूल, हमारा तो हेल्थ मॉड्यूल बेस्ट है, उसकी सच्चाई में जब मैं गई तो मैंने ये देखा जो WHO कहती है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो होने ही चाहिए। परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि हमारे सरकारी तंत्र में भी जोड़ लिया जाए तो भी 0.42 बेड, यानी 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट की बात करें, और प्राइवेट में अगर तब भी सब कुछ जोड़ लेते हैं, प्राइवेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और दिल्ली गवर्नमेंट के भी और MCD के, सब कुछ जोड़ने के बाद भी 1.5 यानी 1.5 बेड 1000 लोगों पे है। ये स्थिति है दिल्ली की कि आज भगवान ना करे फिर से कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो कहां हम खड़े हैं।
22 नए हॉस्पिटल्स का काम जो शुरू किया गया वो अधूरा छोड़ दिया गया। उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु आज की डेट में वो हॉस्पिटल्स जो कि 3-3, 4-4 साल से बंद पड़ा है जिनका काम, उसमें वो 2000 करोड़ भी खराब हुए और खड्डे में गए। एग्जैक्टली खड्डे में, जो मैक्स हॉस्पिटल के साथ वाली जो बिल्डिंग है, खंडर बिल्कुल, और उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए सरकार ने। आज उन सब का रिवाइवल, उन सबको बनाना, उसको ठीक से समझना, यूज करना, और जितने लग चुके पहले उसका कॉस्ट एक्सक्लेरेशन, वो सरकार की जिम्मेवारी हो गई है कि आज उस 2000 करोड़ पे हमें और 3000 करोड़ खर्च के उन हॉस्पिटल्स को सरवाइव करना पड़ेगा, उन्हें खड़ा करना पड़ेगा, और उनको चलाने के लिए लगभग नहीं तो 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, जिसके लिए मैं लगातार प्लानिंग कर रही हूं कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो डॉक्टर की है, ये तो एक तरह की ब्लेसिंग है दिल्ली के लिए, कि आधी रात भी यदि किसी पेशेंट को सर्वाइवल मिल जाता है आप लोगों के कारण से, उसे केयर मिल जाती है, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और उस ब्लेसिंग को कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की, उनको फैसिलिटी देना, उनको बेहतर वर्किंग कंडीशन देना, मुझे लगता है कि सरकार का दायित्व है। डेफिनेटली आपने जितनी ये समस्याएं बताई है, मैं उन सब पे काम करूंगी। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक जो लोग ईरान में है, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है, या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है? 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम, देयर इज अ लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया, सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं। पहलगाम में जो भी हुआ पिछले महीने, इट वॉज कम्प्लीटली कंडेमनेबल, एक डास्टर्डली अटैक था। इट्स वेरी सैड। आप देखिए OCI ने तो चुप्पी साधी है, लेकिन आप देखिए इंडिया का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वी ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। आफ्टर ऑल ईरान इज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। उम्मीद की जा रही थी इसमें कोई इंटरवीन करेगा ताकि ये जो मुसीबत ये टल जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ट्रंप ने किया था, लेकिन यहाँ वो उम्मीद नजर नहीं आई कि इंटरवीन कौन करेगा। बहुत दुख की बात है। जो लोग ईरान में है, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है, या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है? एंड वीव सीन कि हमेशा जो अमेरिका की 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम, देयर इज अ लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया, सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं। कुछ
कुछ हद तक दिख रहा है, if I'm not wrong. Now let him also ask. आप इनको आपने पूछने हंदवारा दीजिए। इंसिडेंट पे आपने जी। ट्वीट किया है, Yes. उस पे कोई बात नहीं उठा। बिल्कुल, मैं यहाँ भी ANI से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, बाकी भी यहाँ मसले, मैं यहाँ कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हूँ। आई एम एन ऑर्डिनरी कश्मीरी गर्ल। आप मेरे से हंडवारा के बारे में भी पूछिए। आप जानते हैं वहाँ एक माइनर लड़की जो थी, यू नो, शी वॉज मेंटली इनएप्ट, वो इम्पेयर्ड थी, चैलेंज थी, उनका गैंग रेप हुआ ओवर द कोर्स ऑफ मेनी मंथ्स। पिछले महीने इट वॉज डिस्कवर्ड कि वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। कल परसों उनने अपनी जान गंवाई, उनने अपनी जान दी। इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। जो बड़े बड़े मसले हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज दिस इज अबाउट अ रेप डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। जम्मू कश्मीर की लड़कियां, औरतें, दे शुड फील सेफ। अब किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि एक ट्रस्ट किया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन वो ट्रांसपेरेंसी हो जाए? मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द एक इंक्वायरी एस्टैब्लिश करें। इस वाकया को हुए 1-1.5 महीना हो चुका है। इट वाज फाउंड अ मंथ एंड अ हाफ अगो कि शी वाज बीइंग रेप्ड। उनको पता भी नहीं था, उनको ये समझ भी नहीं थी। आप सोचिए, एक मेंटली चैलेंज छोटी सी बच्ची जिसका बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, वो जा गई, शी वेंट अवे, यू नो, शी कमिटेड सुसाइड। जस्टिस हैज टू बी सर्व्ड। वर्ल्ड वॉर की तरफ हमें ये चीजें ले जा रही हैं। आप वॉर 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 ANI बस वॉर वॉर क्यों? ह्यूमैनिटी की, क्योंकि आपने जी। खुद कहा कि मुसलमानों पर ये नहीं, लेट्स टॉक अबाउट अदर इश्यूज एज वेल। रिजर्वेशन को लेके आप देख रहे हैं कि किस तरह से नाउ एनसी इज पासिंग ऑन बक्स, क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, इट्स वेरी सैड। मैं उमर साहब को रिमाइंड करूंगी, और बहुत रिस्पेक्टफुली, वो मेरे से एज में बड़े हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, उनने SRO 49 लाया, जिसकी वजह से 75% रिजर्वेशन हुई ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की। चलिए, महबूबा जी के टेन्योर को छोड़ते हैं। आपने अपने मंशूर में बहुत क्लियरली कहा कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। अब आप फुटबॉल खेल रहे हैं, गैसलाइट करते हैं, डाइग्रेस करते हैं। आपने कमेटी बनाई। जब हमने प्रोटेस्ट किया उमर साहब के घर के बाहर, प्रेशर में आके उन्हें कमेटी बनाई। 6 महीने हो गई, टेबल नहीं की रिपोर्ट। अब कह रहे हैं रिपोर्ट अब लॉ डिपार्टमेंट के पास जाएगी, तो वो तो पहले जानी चाहिए थी। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बट इस फुटबॉल में जो हमारे ओपन मेरिट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, डू यू नो हाउ मेनी ऑफ देम हैव कमिटेड सुसाइड इन द पास्ट 5 months बिकॉज दे सी नथिंग, दे आर कंप्लीटली इन डिस्पेयर। आप उनको जस्टिस दीजिए, आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं करिए। आपने जो वादे किए थे आप उनको मुकम्मल करिए। आप इसमें PDP को नहीं लाइए, महबूबा जी को नहीं लाइए। इन बच्चों ने आपको वोट दिया क्योंकि इनको लगा, इनको यकीन था कि आप रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। सो प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूजेस फॉर योर ओन इनकॉम्पिटेंसी एंड फेलियर। वॉक द टॉक। इट्स हाई टाइम। उमर साहब को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत है ड्यू टू द UT? आप मुझे एक बात बताइए, उनके अंडर इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, द ओनली थिंग दैट्स नॉट अंडर हिज हैंड इज लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। उसके अलावा तो सब कुछ उनके हाथ में। तो ये तो उनके लिए एक बहाना बन गया है। ये लोगों में, जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, उनमें ये एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हमारे हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में सब कुछ है एक्सेप्ट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे LG साहब ने भी किया। उस पे काम करिए। आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 1 लाख नौकरियों के बारे में बात किया, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस सिलेंडर, मीटर आप तोड़ते। इक्तदार में आने के बाद आप कहते हैं हम मीटर ही नहीं हटा सकते। तो कहीं ना कहीं NC खुद डिलीवर नहीं कर पा रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड थी, आप लोगों ने भी इशू उठाया था कि जो पहलगाम हादसे से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो रिपोर्टेडली अभी आया है कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है NIA ने, जिन्होंने वहाँ जगह दी थी। अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने आफ्टरनून तक उनको रखा था, फेलिसिटेट किया था। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, एक लीड मिलेगी जो हेनियस क्राइम वहाँ पर हुआ था, उसको जो इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली हो? उम्मीद तो यही है। देखिए, पहलगाम में जो भी हुआ पिछले महीने, इट वाज कंप्लीटली कंडेमनेबल। एक डास्टर्डली अटैक था, एंड वीव बिन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि आप इंक्वायरी तो सेटअप करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो लोग भी हैं, आप जानते हैं पहलगाम में जो सारा टूरिज्म पे जो चलता था, इट्स बिन शट डाउन। वहाँ की इकोनॉमी कंप्लीटली 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी क्रिपल हो गई है, क्योंकि टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मेरी सरकार से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जिनने भी ये अटैक किया उसको आप पकड़िए, और जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करिए। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम Jio TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था। पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया। जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है यूएस का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुचर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। फिर 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या?
सर यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं यूएस ऑनेस्ट ब्रोकर कभी नहीं था, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। और ये जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो एथनिक क्लेंसिंग हो रही है एक रेसिस्ट स्टेट की तरफ से, उस पर तो यूएस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सारी दुनिया बोल रही है कि पैलेस्टीनियंस का क्या एथनिक क्लेंसिंग हो रही है। माने अगर वो लोग खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियां चलाकर उनको मार रहे हैं। और पूरी वेस्टर्न ममालिक जो बड़ा पूरे विश्व में दर्ज देते हैं ह्यूमन राइट्स, अरे तुम लोग कह के ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? कौन सी ह्यूमन राइट्स बात कर रहे हैं? इसराइल के पास जो इतने वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो लोग बोलते हैं एक्सपर्ट वो 700-800 है। इसराइल ना एनपीटी का मेंबर है, इसराइल आईएईए को अलाउ नहीं करता। आप उसके न्यूक्लियर जो बनाकर बैठा हुआ इतने वर्षों से, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है, इनकी हिपोक्रेसी है। सर इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की तारीफ की है, बोला है कि ये कार्रवाई इतिहास यही बताएगा कि अगर जंग शुरू हो गई, जिस तरह इराक में हुआ था, इस तरह अगर जंग शुरू हो गई तो नुकसान खमियाजा कौन भुगतेगा? कितने मासूम लोग मारे जाएंगे? इसमें भारत के लिए परेशानी हो जाएगी। ये नहीं तो इतिहास ये जरूर लिखेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनियों का बुचर था, जिसने गजा में 55,000 फलस्तीनियों को उनका जेनोसाइड किया, एथनिक क्लेंसिंग कर रहा है। वो तारीख में जरूर लिखा जाएगा। भारत का ईरान से, यूएस से और इजराइल से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस सिचुएशन अरे हम ईरान में छाबार पोर्ट बना रहे हैं, 20 साल उसको ऑपरेट करेंगे। हम पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान में उनकी मदद करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसका नोट ले, इसका कंडेम करे। ऐसा तो हम पॉलिसी हमारी कुछ तो वाज़ेह साफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारी इसके ऊपर। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.